तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजी का जितना भी चैप्टर था क्लास 11th का, वो आज मेरा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। आज आपका ऑल जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी चैप्टर्स का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अभी तक जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ को आप देखोगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि जियोलॉजी है तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने मटेरियल्स आप लोग को तक प्रोवाइड कराया है, सो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग का मतलब कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा उससे भी बेहतर ये एग्ज़ाम जाएगा, इतना मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है। तो आपको क्या करना है कि एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ और उसमें टर्म 2 का केवल, ठीक है, टर्म 2 का केवल जितने भी पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ को आप देखकर कवर कर लोगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है। 2 जुलाई आने में अभी वक्त है, तब तक आप उसका कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। सो अब हम लोग इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र से अगर एक भी चैप्टर बचा हुआ है तो आप उसका क्या करोगे कि मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट डाउन कर दोगे कि ये चैप्टर बच गया सर, इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बना दो, एंड आपके नज़रिए से जो चीज़ छूट रहा होगा वो हमें सजेस्ट कर दोगे। ठीक है, एंड बाकी दैट्स ऑल कंप्लीट। एंड अब आई होप दैट आपको जियोलॉजी का प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करोगे, एंड जो मेरा मिशन था वो तो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसी तरीके की जियोलॉजी में हेल्प पाने के लिए क्लास 12 तक ही बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए इस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। एंड जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा क्लिप को, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और जो मेरा पहला प्रश्न है, अब ये नहीं कहना है कि चैप्टर वाइज है, ठीक है, एक प्लेट टेक्टोनिक नाम का एक कोई चैप्टर है जिसको प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछने का चांस लगभग 80% का लगभग है इस चैप्टर से। ठीक है, तो उस प्रश्न को देखो, यहाँ पे लिखा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करें, या प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब क्या अभिप्राय है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर भी सेम ही होगा कि प्लेट टेक्टोनिक का ज्ञान सन 1967 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। समझ में आ गया, कब हुआ था इसका ज्ञान, 1967 ईस्वी में। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है एक से एक बड़े बड़े प्लेटों से मिलकर बनी होती है। सो उसी प्लेट को हम यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं, या स्थलीय भूदृढ़ खंड, मतलब कि जो कठोर भाग हैं, भूखंड हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, हम प्लेट बोलेंगे। तथा इसके प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक या भूप्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ओके, उदाहरण जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी के बाहर के भाग है कैसा, दृढ़ भूखंडों का बना हुआ है। भूखंड मतलब भू से भूमि और खंड मतलब टुकड़ा, ठीक है ना, तो इस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लेट बोल रहे हैं। तथा इन्हीं प्लेट के किनारे सारी विवर्तनिकी भूकंपीय या ज्वालामुखीय क्रियाएं संपन्न होती है। इन प्लेटों की गति के पूर्ण क्रम को भूप्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ठीक है, और इसी की एक चीज़ अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लेट जो टेक्टोनिक है उसमें उनकी गति भी होगी, दिशाएं होगी। तो भाई वो मतलब कितने प्रकार के हैं, क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो प्लेट विवर्तनिकी में स्थैनोमंडल पर स्थलमंडलीय प्लेटों की गतिशीलता का उल्लेख किया गया है, किंतु यह गति एक ही दिशा और एक ही अस्थायी चाल में नहीं होती, बल्कि प्लेटों की गति में अंतर होता है। ठीक है, गति एक चाल एक साथ एक बराबर नहीं होती और चाल भी एक समान नहीं होती, इसका सारा कुछ अलग अलग होता है। सभी का मतलब कि बोलते हैं ना, सभी प्लेटों का अलग अलग सारा कुछ है, मतलब एक्टिविटी। अब इन सभी प्लेटों का अगर बात करें मोटाई की, तो 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि जिस टाइप के चट्टान रहेंगे या जिस टाइप के आपका प्लेट रहेंगे वैसा इनका मोटाई भी रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट आपका निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है प्रशांत प्लेट, जिसको पैसिफिक प्लेट कहते हैं। जो सेकंड है उसे अमेरिकी प्लेट बोलेंगे, अमेरिकी प्लेट। ठीक है, थर्ड यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, अफ्रीकी प्लेट एंड हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, एंड अगला छठा है दक्षिण ध्रुवीय या अंटार्कटिका प्लेट। ओके, इस टाइप से आपका हो जा रहा है। अब अगला चैप्टर था, 2 चैप्टर तो हो गया यहाँ पे, मतलब 2 क्वेश्चन। अगला था वलय तथा ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एक चैप्टर बन जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न है वलन क्या है। मैं फटाफट इसको क्लियर करने चाहता हूँ, और आज के बाद मैं बता दूं कि जियोलॉजी का जो भी क्लास 11th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कंप्लीट मेरा हो गया है आज की इसी वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी भी कर रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। वलन के भागों का वर्णन करें। सेल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ को वलन कहा
कहा जाता है। संचालनों के कारण सेल संस्तर में उत्थान पतन होता रहता है, ठीक है ना। अब जहाँ पे ये संस्तर है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो संस्तर मीन्स आप समझ लो डायरेक्ट परत की, परत जो होता है ना सेल का परत, उससे उत्थान या पतन उसमें होता रहता है, मतलब कि वो बार बार निकलेगा, बार बार उसका ख़त्म होना, ये सब लगा रहता है। जब यह उत्थान पतन अधिक होता है, ठीक है, तो संस्तर कभी मुड़ जाएगा, जो परत है वो क्या होगा, कभी मुड़ जाएगा, या उनमें कभी मोड़ जैसा संरचना बन जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वलन कहते हैं, ठीक है, वलन। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे वलन के भाग के बारे में। तो इसके दो भाग होते हैं, एक अक्षीय तल और एक अक्ष तल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अक्षीय तलन में लिखा है कि किसी वलन का अक्षीय तल जो है वह काल्पनिक तल है जो पूरे वलन को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बहुत से तल में यह तल उदग्र होता है, अर्थात उठा हुआ होता है, और कुछ झुका हुआ होता है, ठीक है। कुछ में क्षैतिज, मतलब कि डायरेक्ट ऐसे ही, मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोया पड़ा है, वैसे क्षैतिज पाया जाता है। यह एक ताल सपाट होता है, ठीक है। एंड अक्ष तल को हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे कि अक्षीय तल के संस्तरों को जिस रेखा पर काटेगा, मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अक्षीय तल क्या हो जाता है आपका, अक्षीय तल, कि जो अक्षीय तल ऊपर वाला था उसको जिस रेखा पर काटेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अक्ष रेखा बोलेंगे। वस्तुतः प्रत्येक संस्तर के लिए एक अक्ष होती है, मतलब कि हर एक परत के लिए एक अक्ष होती है, लेकिन जब सब अक्ष समानांतर हो तो उसे एक अक्ष से वलन का ज्ञान हो जाता है, या किसी भी वलन से उदग्र या झुका हुआ हो सकता है, मतलब कि उठा हुआ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कि उसी में एक और टॉपिक जोड़ दिया है कि वलन के जो भाग होते हैं, वलन के जो भाग होते हैं उन्हें हम लोग पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व कहते हैं। कंप्लीट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वलन की पहचान कैसे की जा सकती है। तो देखो किसी भी क्षेत्र में वलन का ज्ञान विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला चीज़ देखकर, हम लोग उसे देखकर कर लेते हैं कि वलन को देखकर उसके अक्ष और नौमन अक्षनति आदि को नोट कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड है संस्तरों के व्यवहार से, कि जो परत है उनकी व्यवहार से, कि संस्तर अर्थात परत की नति तथा नति दिशाओं को नापकर मानचित्र पर उनका अध्ययन करने से वलन का ज्ञान हो सकता है। एंड दोस्तों आगे हम लोग थर्ड नंबर पे बात करें कि भू आकृति के अध्ययन से, मतलब भू आकृति में जो भी आपका जो धरती में आकृति है उसके स्टडी से भी हम लोग वलन के बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो कि जंगलों में अपक्षयित क्षेत्रों में धरातल को देखने से वलन का पता चलता है। गाइज मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे देखिए अपक्षयित ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे पूरा प रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग कंपेयर करना मतलब अपने तरीके से मेंटेन कर लेना, बिकॉज ये जितना भी आप देख रहे हो कंप्यूटराइज या पीसी में टाइपिंग किया हुआ है, जो कि काफ़ी फास्ट हुआ है 12 बजे रात को, और अब अभी भी जो वीडियो शूट हो रहा है बहुत ही नाइट को वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है, मतलब 11-12 बज रहा है नाइट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है एंड लोगों तक पहुंचा देना है कि 2 तारीख को जियोलॉजी एग्ज़ाम आने वाला है, सो उसमें उन लोगों को काफ़ी सारे हेल्प मिल सकें। एंड 4 नंबर क्वेश्चन है कि जहां शिला दृश्यांशों की कमी हो वहां खोद कर नीचे की शिलाओं का अध्ययन करने पर वलन का पता चलता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है खोद कर। कंप्लीट। एंड उसके बाद दोस्तों खनन कार्य, जहाँ खनन कार्य चलता है वहाँ इस विधि से शिलाओं का अध्ययन किया जा सकता है और इस प्रकार हमें वलन का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार जो जितना भी है देख कर व्यवहार से ये सभी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वलन के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। एंड अगला दिया है भू आकृति विधि, जैसे कि गुरुत्वमापीय हो गया, चुंबकीय हो गया, भूकंपीय तथा विद्युतीय विधियों द्वारा वलन का ज्ञान पाया जा सकता है। एंड दोस्तों बात करें 7 नंबर की, तो गाइज 7 नंबर पे लिखा है कि प्राथमिक रचना के आधार पर सेल संस्तरों का अध्ययन, मतलब कि प्राथमिक रचना के आधार पर हम लोग सेल संस्तरों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला लिखा है वलन के किसी स्थान पर एक ही पाद उभर जाता है, किसी पहाड़ी पर आ जाता है, ठीक है ना, मतलब कि एक ही पाद, मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि पाद मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो आपका जो स्पेस है अर्थात जो परत है तो क्या होता है उभर जाता है अर्थात उठ जाता है, और ये कोई पहाड़ी पर आने की कोशिश करता है अर्थात आ जाता है। तो इस एक पद के अध्ययन से वलन का ज्ञान होता है, ठीक है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्मों की सहायता से हम वलन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि वलन निर्माण के कारणों का वर्णन करें, कि जो वलन निर्माण होता है उसका रीज़न क्या है।
क्या रीजन से वो निर्माण होता है। तो ये 4 रीजन इसके पास है। पहला आनमन वलन है, इसको वास्तविक वलन कहा जाता है, ठीक है। एंड यह 2 समान बलों के कारण होता है जो समान रूप से विपरीत दिशाओं में वर्क करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है उसे प्रवाही वलन कहते हैं। यह आनमन तथा प्रवाही के बीच की अवस्था है। जहाँ संस्तरों का अभाव होता है वहाँ एक तरफ के बहाव के कारण भी वलन का निर्माण हो जाता है। एंड जो थर्ड है अपरूपी वलन, यह 2 संस्तरों के ऊपर नीचे फिसलने से उत्पन्न होता है। इनमें फिसलन भी उत्पन्न होती है जिससे वलन का निर्माण हो जाता है। एंड जो 4 है उदग्र क्रिया, किसी भी भ्रंश, कभी कभी भ्रंश अर्थात मतलब कि भ्रंश किसको बोलेंगे, जोड़ जो होता है ना टूट जाएगा तो उसे वलन का निर्माण हो जाता है। ऐसे वलनों के कारण उदग्र क्रियाएँ होती रहती है। अब दोस्तों वलन तथा भ्रंश था, तो वलन तो मेरा हो चुका है कंप्लीट एंड अब स्टार्ट होता है मेरा भ्रंश। तो बात आती है कि भ्रंश क्या होती है और इसका वर्गीकरण करें। तो इन सभी प्रश्नों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख कर प्रैक्टिस कर लो। भ्रंश वे रचनाएं हैं जिनके तल पर संस्तर 2 विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आया सतह पर, ठीक है ना, होने वाली क्रियाओं के कारण होता है। कुछ भ्रंश छोटा होते हैं और कुछ अतिशय मतलब काफ़ी विशाल होते हैं, ठीक है। एंड अगला है शिला संस्तर की भांति भ्रंशों की नति तथा नतिलंब को नापा जा सकता है। भ्रंश के ऊपर के भाग का आधार भित्ति कहा जाता है, ठीक है। एंड अगला है कि भ्रंशों के वर्गीकरण की बात अगर करें तो भ्रंशों के वर्गीकरण भी इनकी ज्यामितीय रचना तथा उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, जो कि पहला आपका आ जाता है ज्यामितीय वर्गीकरण एंड सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो ज्यामितीय वर्गीकरण में आपको सबसे पहला है नेट सर्पण के आधार पर वर्गीकरण एंड सेकंड है मतलब ज्यामितीय में इतना रहा है। सेकंड है शिला संस्तर के आधार पर वर्गीकरण एंड थर्ड है भ्रंश के आकार पर वर्गीकरण एंड 4 है नति के मान पर वर्गीकरण एंड क्या बोल सकते हैं 5 विस्थापन के आधार पर वर्गीकरण। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आगे चलते हैं हम लोग। इसमें 3 प्रकार का होता है। पहला 6 भ्रंश होता है, ग्रेविटी फॉल्ट, नतिलंब सर्पण, इसे आप याद रखोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि भ्रंश को पहचानने की विधि सुझाइए। मतलब कि जैसे उसमें था कि वलन को हम लोग किस टाइप से पहचान सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे है कि भ्रंश को हम लोग किस टाइप से पहचान सकते हैं। तो भ्रंश को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। रचनाओं में अंतर की अगर बात करें, यहाँ पे ये विधि है, रचनाओं में अंतर एक विधि है। जब रचनाओं में अचानक से अंतर आ जाए तो भ्रंश का अनुमान हमें हो जाता है। सेकंड, किसी संस्तर का समाप्त होना या पुनः आ जाना क्या कहलाता है, ये भी एक प्रकार का रीजन है, मतलब कि विधि है, ठीक है ना। सेकंड है सतह की रचना। कुछ सतहें चिकनी हो जाती है, कुछ खुरदरी हो जाएगी, कुछ टूट फूट जाएगा और कुछ खींच लिए जाएगा, मतलब कि खिंचाव उसमें आ जाता है, जैसे ड्रैग हो गया इस टाइप से, ठीक है ना। तो इन लोगों में क्या होती है कि सतह की रचना के कारण भी हम लोग भ्रंश को पहचान सकते हैं। एंड अगला लिखा है कि सिल्सिफिकेशन, ऐसे स्थानों पर खनिज की उत्पत्ति होती है जिसके कारण से हम लोग भी पहचान सकते हैं। अवसाद में परिवर्तन की बात करें तो वातावरण परिवर्तन के कारण अवसादों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। एंड छठा है धरातलीय परिवर्तन से भी भ्रंश का अनुमान किया जा सकता है, ठीक है। एंड अगला हमारा चैप्टर बन जाता है दोस्तों खनिज विज्ञान एवं क्रिस्टल विज्ञान, जो कि VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरलोजी एंड क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे पदार्थों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पदार्थ हैं, यहाँ पे मैंने एक में ही ले लिया है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को हम लोग परिभाषित करेंगे। आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो पहला दोस्तों हम लोग बात करेंगे तत्व के बारे में एंड सेकंड बात करेंगे कंपाउंड जिसे यौगिक कहते हैं। थर्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में। उसके बाद आइसोटोप्स है समस्थानिक। उसके बाद केमिकल फार्मूला है रासायनिक सूत्र के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बातें करते हैं। तो पहला है कि तत्व क्या है, क्योंकि उसमें डिफाइन करना है आपको। तो तत्व की बात करें एलिमेंट, तो तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे कभी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराया जा सकता है। अर्थात इसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या कहेंगे तत्व बने, उसको बोल देंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब बेरिलियम आप लोग सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो जो तत्व होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं, पहला धातु तत्व, सेकंड अधातु तत्व। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग धातु तत्व के बारे में। तो धातु तत्व ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, मतलब कि धातु जो मेटल और नॉन मेटल आप लोग जानते हो, तो धातु का जितना भी क्वालिटीज है सब इसमें आ जाएगा। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तन्यता, आघातवर्धनता का गुण भी इन लोगों में पाया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, लोहा, तांबा, इस सब में पाया जाता है। ये सब धात्विक तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद अधातु तत्व, इसके उल्टा
कि अधातु तत्व ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, जैसे पत्थर हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब हो गया। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद में आता है, अधातु का गुण होते हुए भी वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कंपाउंड, जिसको हम लोग यौगिक बोल रहे हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे जल तो एक यौगिक है जो कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एंड थर्ड हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। एंड परमाणु संरचना में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है हमारा परमाणु के बारे में, कि परमाणु हम लोग किसे बोलेंगे। तो दोस्तों परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एंड सेकंड है अणु, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इसकी खोज जे थॉम्सन द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है और इस पर हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है। एंड दोस्तों हमारा डी भी है यहाँ पे चौथा, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन में रहता है। तो परमाणु के अंदर यह एक सूक्ष्म कण होता है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर कैसा आवेश होगा, कैसा चार्ज होगा, तो प्लस चार्ज अर्थात धन आवेश पाया जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो परमाणु के अंदर एक ऐसा सूक्ष्म इकाई जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग न्यूट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज रहेगा, ऋण आवेश, एंड इस पे धन आवेश, एंड इस पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं। उसके बाद दोस्तों समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोटोप्स। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समझ में आ गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। एंड दोस्तों बात करते हैं रासायनिक सूत्र की। तो रासायनिक सूत्र जिसको इंग्लिश में केमिकल फार्मूला कह रहे हैं, किसी तत्व या यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में अगर व्यक्त करेंगे अर्थात उसको लिखने का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या लिखेंगे तो उसे हम लोग रासायनिक फार्मूला बनेंगे। जैसे कि जल का फार्मूला लिखते हैं तो H2O बोल दिए, तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं खनिज विज्ञान क्या है। ठीक है, तो खनिजों से संबंधित विज्ञान को क्या बोलेंगे, खनिज विज्ञान। बहुत ही ईजी है। और खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित रासायनिक संरचना, निश्चित आंतरिक परमाणुिक संरचना, निश्चित बाह्य तथा आकार के रूप का होता है। जैसे अब अबरख हो गया, गैलेना हो गया, है ना, हेमेटाइट हो गया, इस टाइप से हो सकता है। तो खनिजों के भौतिक गुण अब बताइए, अगला सवाल है। तो खनिजों के अध्ययन के लिए उनके भौतिक गुणों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, तभी हम पहचान पाएंगे कि क्या ये खनिज है, क्या ये धात्विक खनिज है, क्या ये अधात्विक खनिज है। तो इसको हम लोग पहचानने में एक चीज़ लेते हैं, कलर। तो खनिज में रंग जो होता है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, जिसको हम लोग शोषण कहते हैं, से उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध क्वार्ट्ज का रंग एकदम पारदर्शक होना चाहिए किंतु कई रंगों से मिलता है। ऐसा विजातीय तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत से खनिजों के नाम उनके रंग के आधार पर ही दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग हार्डनेस की बात करें अर्थात कठोरता की, तो वह खनिज का वह गुण, ठीक है, जिस पर खनिज एक अपना चिन्ह छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे हम लोग कठोरता का बोलेंगे। इसमें बात करें तो हीरा मेरा क्या है, सबसे कठोर अधातु माना जाता है। तो फिर भी एक को खनिज है। आकार शेप की बात करें तो खनिजों का आकार अलग अलग प्रकार से हो सकता है। चुंबकत्व की बात करें तो कुछ खनिजों में चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है। अगर स्मेल की बात करें, गंध की, तो कुछ खनिजों में विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। ठीक है ना, तो उसकी मदद से हम लोग पहचान पाते हैं। यहाँ पे गुण के जगह पर आपको गंध लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। अगला सवाल कि खनिजों के रासायनिक गुणों को लिखें। तो रासायनिक दृष्टिकोण से खनिज हो या तत्व हो या यौगिक हो, प्रत्येक खनिज का एक निश्चित फार्मूला होता है। जैसे बहुआकृतिका है। जब कोई रासायनिक खनिज 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल में बनता है तो उस गुण को बहुआकृतिक कहते हैं। ठीक है, सम आकृतिक क्या है कि जब एक ऐसा क्रिस्टल बने, ठीक है ना, जब एक ऐसा क्रिस्टल बने दोनों के सूत्र अलग अलग हो तो उन्हें सम आकृतिक कहा जाता है। आकृतिक आपका हो जाएगा ऐसे, जो कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद नोट बात करते हैं, अब ख़त्म हो चुका है मेरा यहाँ पे, जो कि नोट में हम एक तरीके से लिख दिए हैं कि भूविज्ञान क्लास 11 की संपूर्ण सिलेबस का वीडियो बन चुका है तथा इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया गया है और क्लास 12 की क्लासेस हम लोग जल्द शुरू करेंगे। सो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने इस वीडियो को कवर किया एंड जितना हो सका मैंने पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश किया। अब आपकी बारी है, अब आपको इसका ये कराना है,
फैलाना है, चाहे आप जितना ना फैला सकें, एंड जितना आपको सपोर्ट करना है उतना ही, बिकॉज जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग 12th स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।